वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम लोग बात करने वाले हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में, जो कि 11th क्लास का बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद आसान टॉपिक है। ठीक है, तो चलिए फटाफट से हम लोग शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन एक बार हम लोग देख लेते हैं, इसका क्या है, कैसे है। ठीक है, इंट्रोडक्शन। फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रोवाइड अ समरी। ठीक है, ये वर्ड है समरी ऑफ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। याद रखिएगा, परफॉर्मेंस एंड पोजीशन। ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमें प्रोवाइड करता है समरी किसकी, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की एंड पोजीशन की, कि हम लोगों ने जब बिजनेस शुरू किया और बिजनेस में हम लोग कहां तक पहुंचे और कैसे 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 हम लोगों ने क्या क्या किया है, वो सारी चीजें इसके अंदर बताई जाती हैं। ठीक है, अब आपके सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का सोल प्रोप्राइटरशिप का ही होता है। ठीक है, आपके जो भी जानकारी दी जाएगी सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में, यानी कि जो अकेला बिजनेस चला रहा है या फिर उसकी कंपनी नहीं है, पार्टनरशिप के नहीं है, वो सारी चीजें हम लोग नहीं डिस्कस करेंगे। सिर्फ और सिर्फ सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में ही हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सोल प्रोप्राइटरशिप अ बिजनेस ओन एंड मैनेज बाय अ सिंगल इंडिविजुअल ओनर। ठीक है, जो अकेला ही बिजनेस कोई संभाल रहा है, अपना छोटा बिजनेस, ज्यादा बड़ा बिजनेस नहीं लेकिन है बिजनेस है, अब खुद ही चलाता है, खुद ही मैनेज करता है, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसी को हम लोग सोल प्रोप्राइटरशिप भी हम लोग बोलते हैं। ठीक है, मेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इसके अंदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर क्या क्या चीजें हम लोग काउंट करते हैं। सबसे पहला आता है आपका ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है, लेकिन ट्रेडिंग अकाउंट बनाने से पहले मैं आप लोग को कुछ चीजें बता देता हूं जो आपको थोड़ा और इजी कर देगा। देखिए, आप लोगों ने जर्नल एंट्री डाली। ठीक है, जर्नल एंट्री के बाद आप लोगों ने लेजर बनाया। भाई लेजर बनाने के बाद आप लोगों ने क्या बनाया, ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस, ठीक है, ट्रायल बैलेंस के बाद आप बनाओगे ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट के बाद पीएनएल अकाउंट एंड देन बैलेंस शीट। ये तीनों के लास्ट की जो थ्री हैं, ट्रेडिंग अकाउंट आपका और आपका प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट, ये तीनों के तीनों इसी का पार्ट है। आई मीन टू से फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट है। यही से आपको आपके बिजनेस में क्या प्रॉफिट जनरेट हो रहा है, जो भी आप लोगों ने ट्रेडिंग करी है या फिर जो भी सर्विस दी है, ठीक है, जो भी आप लोगों ने काम किया है, उसमें से आपको कितना प्रॉफिट, कितना मार्जिन निकल कर आ रहा है, वो सारी चीजें बताएगा। और आपका बिजनेस किस पोजीशन पे स्टे कर रहा है, वो सारी चीजें आपको इसके अंदर बताई जाएगी। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। द मेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मेन क्या होती है, सबसे पहले ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आ गया और आपका बैलेंस शीट आ गया। ठीक है, तो चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, भाई इसको बनाने का क्या ऑब्जेक्टिव है, रिमाइंड द प्रॉफिटेबिलिटी। भाई सबसे पहले हमें पता चले कि हम लोग कितने प्रॉफिटेबिलिटी कर रहे हैं, कितना यार कितना अर्निंग हो रही है। ठीक है, ऑफ द बिजनेस की, बिजनेस में कितना पैसा आप लोग अर्न करने, कितना प्रॉफिट आप अर्न कर रहे हैं या फिर लॉस इनकर्ड कर रहे हो। ठीक है, सेकंड, अंडरस्टैंड द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। चलो ठीक है, अच्छा प्रॉफिट कमा रहा है, बहुत अच्छी बात, लेकिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या बोलती है, आपकी पोजीशन क्या है। तो फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, की बिजनेस किस पोजीशन पर है। फाइनेंस यहाँ पे बात है फैसिलिटेट डिसीजन मेकिंग फॉर द प्रोप्राइटर, और ये आपको फैसिलिटी देता है कि आप डिसीजन ले सकें। ठीक है, कि आप इसको किस तरह से ग्रो करेंगे, ठीक है, इसकी क्या और इसके अंदर और इंप्रूवमेंट की जाए कि प्रॉफिटेबिलिटी और बढ़े और आपकी फाइनेंशियल पोजीशन या फिर ग्रोथ और ज्यादा हो। ठीक है, ये सारी चीजें आपको डिसीजन लेने में मदद करता है। प्रोवाइड, इसको मैं थोड़ा सा होल्ड पे डालता हूँ। फॉर एग्जांपल, आप लोगों ने जब 11th में आने से पहले, जब आप 10th के जब आप लोगों ने एग्जाम दिए, एग्जाम देने के बाद कुछ बच्चों ने, मतलब कि कुछ स्कूलों में क्या होता है कि अप्रैल से सेशन शुरू हो जाता है, आपके प्री बोर्ड के मार्क्स के बिहाफ पे आपको स्ट्रीम दे दी जाती है। ठीक है, अब आपके मार्क्स आए, फिर आपने उन मार्क्स को देखते हुए फिर आपने डिसीजन लिया कि मैं इसमें अच्छा हूं तो मुझे इसमें जाना चाहिए, मैं इस कॉमर्स में अच्छा हूं, आई मीन मैं ज्यादा अच्छा कॉमर्स में अच्छा कर सकता, तो मुझे कॉमर्स में शिफ्ट हो जाना चाहिए, लाइक दैट। ठीक है, ऐसे ही बिजनेस में होता है। जब आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट निकल कर आती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब बनाई जाती है, तो आप डिसीजन ले सकते हो अपने बिजनेस के रिगार्डिंग। ठीक है, जैसे आपने अपना रिजल्ट देख करके अपने स्ट्रीम को सेलेक्ट किया था। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, ये चीज आप लोग क्लियर हो गई होगी। फोर्थ, प्रोवाइड इंफॉर्मेशन फॉर टैक्सेशन एंड लीगल पर्पस। टैक्सेशन की, भाई आपने कितना टैक्स पे करना है, लीगल पर्पस की, भाई आप कोई अगर लोन अप्लाई कर रहे हो या फिर आपको कोई लोन चाहिए, फिर आप कुछ
और बड़ा सोच रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आप सोल प्रोप्राइटरशिप को पार्टनरशिप में बनाना चाह रहे हो, या फिर पार्टनरशिप को आप कंपनी में बनाना चाह रहे हो, लाइक दैट, ठीक है। इस तरह की चीजें आप लोग इसके अंदर डिसीजन ले सकते हो इस चीज का फिनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के बाद। तो ये मेन ऑब्जेक्टिव होते हैं। सबसे पहला आता है प्रॉफिटेबिलिटी, दूसरा है फिनेंशियल पोजीशन एंड डिसीजन मेकिंग, सॉरी, एंड टैक्सेशन एंड लीगल पर्पसेस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये हमारा ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंप्लीट हुआ। देन उसके बाद अब देखते हैं आगे क्या है। आगे है अपना ट्रेडिंग अकाउंट, जो मैंने आप लोगों को यहाँ पर शुरुआत में बताया था, ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है। अब हम बात करेंगे ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में कि भाई ट्रेडिंग अकाउंट को बनाने का पर्पस क्या है, या इसका फॉर्मेट कैसा होगा, और इसका फॉर्मूला हम लोग कैसे लगाएंगे। सबसे पहला पर्पस क्या है ट्रेडिंग अकाउंट को बनाने का, टू कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट कि भैया अगर आपको ग्रॉस प्रॉफिट पता है तभी आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना पाएंगे, ठीक है। देन उसके बाद आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के बाद फिर आप बैलेंस शीट आप बना पाएंगे, ठीक है। चलिए अब फॉर्मेट की बात कर रहे हैं। डेबिट साइड में इसका ओपनिंग स्टॉक, परचेज, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, क्रेडिट साइड में आपका सेल्स एंड क्लोजिंग स्टॉक फॉर्मेट में बनाने वाला है, ठीक है। चलिए अगर किसी को यहाँ पर देख लीजिएगा, ट्रेडिंग अकाउंट, डेबिट, क्रेडिट, पर्टिकुलर्स, रुपीज, पर्टिकुलर्स, रुपीज, ठीक है। अब सबसे पहले जो आपका ओपनिंग स्टॉक होगा, जो रीसेल के लिए आपने रखा हुआ है, तो लिखेंगे ओपनिंग स्टॉक, या फिर इसको इन कुछ जो भी आप लोगों के क्वेश्चन में जो लैंग्वेज दी होगी, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आप ओपनिंग हटा करके कुछ लोग बैलेंस बीडी भी लिखते हैं, ठीक है, स्टॉक को लेकर के, ठीक है। अगर आपने कुछ परचेस किया है, स्टॉक परचेस किया है, मैं यहाँ पे लेस कर देता हूं। अगर आपने कुछ परचेस रिटर्न कर दिया तो परचेस रिटर्न, अगर जो आपने परचेस किया है वो अगर वापस कर दिया तो ये चीजें यहाँ पर आ जाएंगी। लेकिन हमें चाहिए नेट परचेस, ठीक है। जितना आपने परचेस किया वो तो आएगा, लेकिन जो परचेस रिटर्न हो गया उसको लेस करने के बाद आपका नेट परचेस आपको आपको शो करना है, ठीक है। अगर परचेस रिटर्न नहीं है तो आप पूरा पूरा उसी को नेट परचेस आप मान लेंगे, ठीक है। कोई आपके डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब डायरेक्ट एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस होते हैं जो कि आप डायरेक्टली उसके अंदर से, फॉर एग्जांपल मशीन है, आपने कोई मशीन खरीदी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बनाने के लिए, तो वो एक तरह से डायरेक्ट एक्सपेंस में आएगा, ठीक है। और अगर किसी पर्सन को आपने हायर किया कि यार ये डिजाइन इस प्रोडक्ट के लिए चाहिए मुझे, तो वो भी आपका डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन करेंगे और ज्यादा क्लैरिटी आती चली जाएगी। अब यहाँ पे लिखते हैं बाय सेल्स, जो भी आपने सेल किया होगा जो भी प्रोडक्ट, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आ जाइए, हम लोग इसको यहाँ पे रखेंगे लेस सेल्स रिटर्न, ठीक है। यहाँ पर भी नेट सेल चाहिए होगा आपको। अब लिख देते हैं यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक, जो भी आपका क्लोजिंग स्टॉक आएगा वो आप लोग इसमें रखेंगे यहाँ पर। और चलिए बाय को भी मैं डिस्क्लोज नहीं कर रहा हूं। सपोज आपकी क्रेडिट साइड अगर ज्यादा है तो आप इसको लिखोगे यहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। इसको हम लोग लिखते हैं ग्रॉस प्रॉफिट, अगर आपकी क्रेडिट साइड ज्यादा है और डेबिट साइड अगर कम है, ठीक है। बैलेंसिंग फिगर, अगर बाय चांस आपके डेबिट साइड अगर ज्यादा आ रही है, क्रेडिट साइड कम है, तो आपका बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा ग्रॉस लॉस, बैलेंसिंग फिगर, जो भी क्वेश्चन में बोला जाए
ठीक है, क्वेश्चन हम लोग सारे करने वाले हैं, टीएस ग्रेवाल का एक भी क्वेश्चन हम लोग नहीं छोड़ेंगे और सारे क्वेश्चन करेंगे। बहुत आसान है, बहुत मजा आएगा इस चैप्टर को करने में। ठीक है, आई होप आप लोगों को ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए हमारा हम लोगों ने पर्पस कर लिया है, फॉर्मेट हम लोगों ने देख लिया है, अब फॉर्मूले की बारी है। ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, यानी कि जो आप बेच रहे हो सामान उसमें खर्चा क्या आया। ठीक है, खर्चा क्या आया उसी को हम लोग बोलते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड विदाउट प्रॉफिट। ठीक है, अगर हम लोगों ने कोई प्रोडक्ट अगर हम लोग सेल कर रहे हैं, ठीक है, प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, उसकी कीमत क्या है, उसके अगर अंदर अगर हम लोग अभी तक अपना मार्जिन नहीं रखते और कितने का हम लोग सेल कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने 100 रुपए का कोई प्रोडक्ट खरीदा, उसमें 20 रुपए का कुछ एड ऑन किया, 120 रुपए का वो प्रोडक्ट बना और आप उसको 200 रुपए का बेचते हो। ठीक है, सो आपका ग्रॉस प्रॉफिट होगा 80 रुपीज। ठीक है, अगर ग्रॉस प्रॉफिट 80 रुपीज आ गया, अगर मैं बात कर रहा हूं यहां पर, एक मिनट को हटाते हैं, ये लीजिए नया। हाँ, अगर आपको जानना है कि ग्रॉस प्रॉफिट कैसे होगा, जैसे हम लोगों ने पीछे फॉर्मूला भी हम लोगों ने पढ़ा, तो लिख देता हूं इसके, ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स माइनस COGS, यानी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। ठीक है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, सेल्स मैंने अभी एग्जांपल दिया था 200 की आप बेच रहे हो, वो आपने जब खरीदा 100 रुपए का, जो उसके अंदर आप लोगों ने ऐड ऑन किया वो 120 रुपए का पड़ रहा है, सो आपकी 80 रुपीज का आपका ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा है। ठीक है, अब ये तो समझाने के पर्पज से था। अब मैं आपको बताऊंगा COGS आप कैसे कैलकुलेट करेंगे। COGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, आप कैसे कैलकुलेट करेंगे। देखिए, ओपनिंग स्टॉक अगर क्वेश्चन में है तो, प्लस परचेस, ठीक है, फिर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला होगा। ठीक है, अब आ जाते हैं थोड़ा, जैसे कि ये ऊपर के 3 हैं, आपका ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस परचेज रिटर्न, या फिर नेट परचेज डायरेक्ट एक्सपेंसेस, आप तीनों को ऐड कीजिए और अपना यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक को इसमें से लेस कर दीजिए, तो आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपका निकल के आ जाएगा। ठीक है, फिर आप लोग नेट सेल में से उसे माइनस कर दीजिए, आपका ग्रॉस प्रॉफिट निकल कर आ जाएगा। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, अगली अगली वीडियो में हम लोग क्वेश्चन करना शुरू करेंगे, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं।